हेलो बच्चों, मैं पीएस माथुर आपके लिए यूट्यूब पर लेके आया हूँ। आगे जो कल हमने पढ़ा था एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, उस प्रारूपिक पुष्प की संरचना के आधार पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके आधार पर देखते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं मुख्य रूप से परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, परागण किस तरीके से होता है और किन पुष्पों में परागण की क्रिया पाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या परागण। तो देखें बच्चों, सबसे पहले परागण क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। कल हमने आपको जो बताया था एक पुष्प की संरचना के बारे में, तो आपको ये पुष्प की संरचना पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से परागण को समझ पाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग करना चाहता हूँ। देखिएगा, एक मैंने ये फिगर को ड्रॉ किया हुआ है और इसमें जो कल मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए ये दो भाग मुख्य रहते हैं। किसके लिए रहते हैं? परागण की क्रिया के लिए। ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग था मैंने बताया था आपको परागकोश होता है। परागकोश के अलावा ये जो मैंने बताया था ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र को बताया था। परागकोश के अंदर काय का निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। परागकण जो होते हैं, परागकण वो क्या कहलाते हैं? नरयुग्मक कहलाते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं हम परागण क्या होता है। परागण की बात करें तो आपको केवल ये देखना है कि परागकोश से परागकणों का निकलकर, परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना परागण की क्रिया कहलाती है। एक बार फिर सुनेंगे अच्छे तरीके से। क्या? परागकोश, परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। परागकोश से परागकणों का कहाँ जाना? वर्तिकाग्र पर जाना। वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाती है। ये जो परागण की क्रिया होती है वो एक लिंगी और दो लिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। परागण दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, देखिए स्वपरागण। स्वपरागण जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है समझिएगा। ये सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, स्वपरागण की जो क्रिया होती है, मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो द्विलिंगी पादपों में पाई जाती है। अर्थात स्वपरागण के लिए पादप का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। ये जो पादप हैं इनमें सारे के सारे जो भी पुष्प बनेंगे वो द्विलिंगी होने चाहिए। अर्थात एक ही पुष्प पर नर और मादा का होना आवश्यक होता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये पुष्प है, ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ में हम बात करेंगे, ये पुष्प है और इस पुष्प में देखिए ये दोनों भाग हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम कहेंगे क्या? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण। परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अब आप देखिए ये द्विलिंगी हो गया ये पुष्प। कैसे हुआ द्विलिंगी? आप देखें, परागकोश हमेशा कहाँ बनते हैं? परागकोश में परागकण बनते हैं जो कि एक तरह से क्या होते हैं? नरयुग्मक। ये पुष्प का कौन सा भाग हुआ? नर वाला भाग हुआ। ये कहाँ जाते हैं निकल के? देखिए बेटा, ये जाते हैं वर्तिकाग्र पर। और जो वर्तिकाग्र होता है वो हमेशा पुष्प का मादा वाला भाग होता है। जब एक नर से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, जो मादा वाला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखिए स्वपरागण में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? जब किसी पुष्प के परागकोश से, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप में लगे, या उसी पादप में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पादप में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अर्थात देखिए
मान लीजिएगा ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ की हम बात करें, ये पुष्प लगा है, एक पुष्प ये लगा हुआ है। एक पेड़ में बहुत सारे पुष्पों का निर्माण होता है। बहुत सारे जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में से देखिए सारे के सारे जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। मुख्य रूप से स्वपरागण की हम बात कर रहे हैं तो देखिए स्वपरागण, यहाँ पर ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इस वाले पुष्प के यहाँ आके गिर सकते हैं या इस वाले के इस पर या इसी पर गिर सकते हैं। तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। एक बार सुनिएगा अच्छे तरीके से बेटा, सुने क्या, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पेड़ में लगे हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है और पुष्प का द्विलिंगी होने आवश्यक होता है और इसके साथ साथ इसमें से जो परागकण होते हैं वो किसी दूसरे पौधे पर नहीं जाते हैं, उसी पेड़ के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पेड़ में लगे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए बेटा, बात करते हैं क्या, पर परागण। दूसरा परागण जो है, परागण का प्रकार कौन सा है, पर परागण। पर परागण की हम बात करें तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। चलिएगा देखिए पर परागण, जैसा कि नाम से पता है पर मीन्स होता है दूसरा। ये जो परागण होता है इस परागण में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस परागण में होता क्या है बेटा, ये होता है कि जो ये देखिए एक ही जाति के एक ही स्पीसीज के दो पेड़ लगे हुए हैं। इस पेड़ में देखिए ये जो पुष्प हैं वो एक लिंगी हैं। ये मान लीजिएगा नर वाला पुष्प है और ये मादा वाला पुष्प है। तो देखिए पर परागण की परिभाषा, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पर परागण कहते हैं। इस परागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही साथ इस परागण में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो परागकण होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाने होते हैं। देखिएगा मान लीजिएगा इसके लिए क्या हो सकता है, वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं, यदि जलीय पौधा है तो जलीय पौधा है तो जल हो सकता है, यदि कोई जंतु है तो जंतुओं के द्वारा भी क्या किया जाता है, पर परागण किया जा सकता है। अर्थात पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिएगा ये जो है ना, ये पुष्प जो लगा हुआ है, देखें बेटा इधर यहाँ पर ये जो परागकोश है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण मैंने बताया था। मान लीजिएगा ये यहाँ पर आकर बैठा, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट आकर बैठा, और जैसे ही कोई कीट आकर बैठता है तो परागकोश से परागकण जो होते हैं इसकी बॉडी पर आ जाते हैं, शरीर पर आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं यहाँ से उड़कर अपने भोजन की खोज में आते हैं, तलाश में आते हैं, और एक पुष्प से जब ये दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचकर क्या करते हैं, सीधे जाकर जो परागकण होते हैं उन्हें वर्तिकाग्र पर गिरा देते हैं और पर परागण की क्रिया को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए बेटा क्या देखा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, परागण की। जो परागण की क्रिया जो होती है मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, पुष्पीय पादपों में पाई जाती है। परागण होता क्या है, मैंने कहा जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं या वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसे परागण
कहते हैं। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है स्वपरागण और दूसरा जो होता है वो होता है परपरागण। देखिए स्वपरागण जो पाई जाती है, स्वपरागण की क्रिया वो हमेशा किन में पाई जाती है? द्विलिंगी पुष्पों में पाई जाती है। अर्थात ऐसे पुष्प जो एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहा जाते हैं। और जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें हमेशा स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। देखिए स्वपरागण होता क्या है? सबसे पहले बेटा देखिए समझिएगा, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी पेड़ में लगे किसी दूसरे पुष्प के, पेड़ नहीं बदलेगा, पेड़ वही रहेगा, पुष्प बदल सकता है, उसी पुष्प के या उसी पेड़ में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तब इस क्रिया को स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। स्वपरागण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह परागण जो होता है बच्चों वो वहीं की वहीं होता है, क्योंकि उसी पुष्प पर गिरते हैं परागकण जो होते हैं या उसी पेड़ पर गिरते हैं, तो इसमें स्वपरागण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। दूसरी बात हम कर रहे थे किसकी? परपरागण की। परपरागण जो होता है वो देखिए, परपरागण की क्रिया में जो पुष्प होता है वो एक लिंगी और दो लिंगी दोनों प्रकार का हो सकता है। अर्थात परपरागण की क्रिया जो होती है वो एक लिंगी और दो लिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। देखिए परपरागण की हम डेफिनेशन परिभाषा की बात करें तो देखिए इधर सबसे पहले, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे की कहाँ जाते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। लेकिन परपरागण में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जो होती है वो अवश्य होती है, क्योंकि परपरागण में जो परागकण होते हैं उनको एक पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर ले जाना होता है। इसके लिए कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे जो हल्के परागकण होते हैं उन्हें हवा के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर यानी पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार से क्या हो सकते हैं? कीट हो सकते हैं, कोई भी मधुमक्खी हो गए, भंवरे हो गए, ये छोटे छोटे जो भी कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने भोजन की तलाश में एक पुष्प पर जाते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठते हैं, तो उसकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है, उस पर परागकण आ जाते हैं और वो परागकण दूसरे पुष्प पर जब जाकर बैठते हैं वो तो वहाँ गिर जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कर देते हैं। इसी प्रकार से परागण की क्रिया की हम बात करें, परपरागण की क्रिया जो होती है वो जलीय पादपों में भी होती है। जैसे जलीय पादप जो होते हैं जो समुद्रों के किनारे मुख्य रूप से होते हैं, नदियों के किनारे जो मुख्य रूप से होते हैं, जैसे मान लीजिएगा इस पेड़ में है, ये नदियों के किनारे हैं, इसमें से परागकण कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, जल के साथ ये बहकर जाते हैं और दूसरे पेड़ के किस पर? वर्तिका पर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? परपरागण जो होता है, परपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो बच्चों आपको ये समझ आया? सबसे पहले हमने बताया परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई थिंक शायद समझ में आया होगा आपको।